डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आपका कृषि दर्शन में मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां, ताकि इन जानकारियों का आप उचित इस्तेमाल कर सकें और आपकी आय में वृद्धि हो सके। कृषि दर्शन में हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज क्या विशेष है मंत्रालय से। आइए जानते हैं DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे से कि कैसे हम अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। खासतौर पर अगर आप सेब की फसल लेते हैं तो इस वक्त सेब में कौन कौन से कीट और बीमारियों का खतरा हो सकता है और इससे कैसे बचाव किया जाए ताकि आपको अच्छे गुणवत्ता वाले सेब प्राप्त हो सके। इसके लिए आइए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो। भारतवर्ष में बहुत सारी फ्रूट क्रॉप उगाई जाती हैं, जैसे संतरा, केला, आम, और इनमें एक प्रमुख सेब भी है। सेब मुख्यतः हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के एरिया में उगाया जाता है और इसमें कुछ प्रमुख कीट रहते हैं जो कि इसके बागों को नुकसान करते हैं। जैसे इसमें एक प्रमुख कीट है सेंजोस स्केल। सेंजोस स्केल ये एक सकिंग पेस्ट होता है और स्केल लाइक अपीयरेंस आपको प्लांट में अपने जो पौधा है, जो आपका पेड़ है, सेब का पेड़, उसमें दिखाई देगा और कई बार ओवरलैपिंग ये स्केल्स होते हैं तो ग्रे टाइप का आपको अपीयरेंस दिखेगा और ऐसा प्रतीत होगा जैसे वुड ऐश को आपने स्प्रे किया है। और इससे फ्रूट में क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रूट जो है उसमें कभी कभी जैसे तारामंडल टाइप, जैसे प्रभा मंडल होती है तारों की, उसी तरीके से रेड रेड से डिस्कलरेशन सा दिखाई देगा। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप खेतों की साफ़ सफाई करिए, अपने बागों की साफ़ सफाई करिए। इसके अतिरिक्त जैसे गाजर है और सनफ्लावर है, इसको उगाइए उसके आसपास, क्योंकि ये नेचुरल एनिमी को संरक्षित करते हैं। और नेचुरल एनिमी में आप लेडी बर्ड बीटल है, उसको 30 से 50 बीटल पर इन्फेस्टेड ट्री आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपना जो क्राइसोपर्ला का फर्स्ट स्टार लार्वा है, वो भी 10 से 20 लार्वा पर इन्फेस्टेड प्लांट आप यूज़ करिए। दूसरा प्रमुख कीट है वूली एफिड। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वूल लाइक अपीयरेंस, ऊन टाइप का अपीयरेंस है और इसमें जो पेड़ के तने हैं, ट्विग है, उसमें वूल टाइप का अपीयरेंस दिखाई देगा और जिससे कि गॉल फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी ओवरऑल और प्लांट की यील्ड भी अफेक्ट होगी। तो इसके नियंत्रण के लिए भी सबसे प्रमुख है कि आप साफ़ सफाई करिए, जितना भी अफेक्टेड जो ट्विग हैं अगर उनको हटा सकते हैं तो उनको हटा दीजिए। इसके अतिरिक्त नेचुरल एनिमी के संरक्षण पर जोर दीजिए। नेचुरल एनिमी लेडी बर्ड बीटल है, उसको भी 30 से 50 बीटल पर इन्फेस्टेड प्लांट ट्री आप यूज़ करिए और क्राइसोपर्ला कार्निया का फर्स्ट स्टार लार्वे को 10 से 15 लार्वा पर इन्फेक्टेड प्लांट आप अपने बागों में रिलीज़ करिए। तीसरा प्रमुख जो अपना कीट है वो है एप्पल रूट बोरर। रूट बोरर जो है वो आपके सेब के पेड़ को, उसकी रूट को भी नष्ट करता है और ये जो स्टेम है, शूट है, इनको भी अफेक्ट करता है। और जब ये जो इसकी अपीयरेंस है, अगर अंडरग्राउंड में तो ये रूट को ख़त्म करेगा और अबव ग्राउंड पार्ट में आपको जैसे इसका फ्रास है या फीकल मैटर, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट है और ये धीरे धीरे जो भी टर्मिनल शूट्स हैं उनको भी ये सुखा देता है और इससे धीरे धीरे ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी और प्लांट ही मर जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए भी साफ़ सफाई है। अगर आपको इन्फेस्टेड दिख रहे हैं तो उनको हटाइए, जो भी आपको डेब्रिस बाहर दिख रहा है उसको हटा दीजिए और नेचुरल एनिमी का संरक्षण करिए और उनको अपने जो सेब के ऑर्चर्ड हैं उनमें रिलीज़ करिए। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख कीट है एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर, जो काफ़ी 2 सालों से जम्मू कश्मीर एरिया में इसका प्रकोप काफ़ी देखा गया। जो एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर है, इसका लार्वा
पत्ती के मेसोफिल टिश्यू को नष्ट करता है, उसको खाता है और खाने के बाद एक ये धब्बेदार अपीयरेंस से दिखाएगा। उससे ओवरऑल क्या होता है कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये छायादार जगह पे अंडे देना पसंद करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको अपने फील्ड, अपने खेत की, अपने ऑर्चर्ड की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो इन्फेस्टेड पत्तियां हैं उनको नष्ट कर दीजिए। लार्वा और प्यूपा को मैकेनिकल रूप से भी अगर आपको दिखते हैं तो उनको उठाकर नष्ट करिए। और जो भी आपकी जैसे छाल है वो है, तो उसको आप गेहूं के भूसे से या धान के भूसे से कवर कर दीजिए, जिससे लार्वा और प्यूपा उस पर रहे, तो आप उनको उठा के नष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज़मीन से आधा मीटर ऊपर आप येलो स्टिकी ग्लू भी लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिलेगी। और आइए बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कल फैसला लिया, यानी जो पहला फैसला लिया, वो किसानों के हित में लिया। आइए सुनते हैं उनको और क्या कुछ कहा उन्होंने। ग्रामीण विकास हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और उसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। अभी कैबिनेट ने कल एक सैद्धांतिक फैसला किया कि गरीबों के 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अधिकांश ग्रामीण घर होंगे। तो हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुआ है, जिनमें से कई काम ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मैंने रोड्स की बात बताई। मनरेगा रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसमें अब असेट्स क्रिएट करने पर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भी जोर दिया है और कई असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और सपना है प्रधानमंत्री जी का, जिसको हमें पूरा करना है, और वो सपना है लखपति दीदी बनाने का सपना। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का मिशन है। कई योजनाएं उसके लिए चल रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिला सशक्ति का जो काम है, महिला सशक्तिकरण का, वो बहुत तेजी से हो रहा है। 1 करोड़ लखपति दीदियाँ बन चुकी है, उसको 3 करोड़ तक पहुंचाना है। अब ये तो मेरी अंतरात्मा और दिल के काफ़ी करीब है। मैं वैसे भी बहन और बेटियों से बहुत लाड़ करता हूँ और आधी आबादी को पूरा न्याय मिले, इसके लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं। इसलिए लखपति दीदी बनाने जैसे अभियान हमारे रोड मैप में शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 डेज का एक हमको टास्क दिया है, उसको हमको पूरा करना है। आज बैठक में अभी तत्काल ग्रामीण विकास की प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही है वो मोदी जी की गारंटी है, मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसके बाद वो भी मीडिया से मुखातिब हुए। बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो उनकी नीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन निरंतर होता रहेगा और इस दिशा में काम किया जाएगा। प्रायोरिटीज कोई इंडिविजुअल की नहीं होती है, प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होती है। और ऑनरेबल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से काम हो रहा है। तो जो भी प्रायोरिटीज पहले से निर्धारित है और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसकी निरंतरता में, कंटिन्यूटी में काम आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहले से प्रायोरिटीज है, तो 10 साल से सरकार चल रही है, तो उसकी निरंतरता में, कंटिन्यूटी में
जो काम है उस काम को आगे बढ़ाना है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है, और अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं कोई रुकावट आ रही हो, उस रुकावट को दूर करने में हम अपने अधिकारियों को जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करेंगे। विभाग में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम को आगे बढ़ाना है, क्या इनके सामने चुनौतियां हैं विभाग के सामने, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सके, इस पर हम अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे बेबी कॉर्न के बारे में, यानी शिशु मक्का। ये मक्के की एक अवस्था है जिसमें हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हो सकता है। जी हाँ, बेबी कॉर्न की बाज़ार में अच्छी मांग भी रहती है और बड़े बड़े होटलों में भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, यानी इसका काफ़ी बड़ा बाज़ार है। ऐसे में हमारे किसान बेबी कॉर्न की व्यवसाय खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन बेबी कॉर्न की खेती करते हुए कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना है, कैसे करें इसकी खेती, कैसे हमारे किसानों को इससे और अधिक लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रबी मक्का में 4-5 सिंचाइयों की जरूरत होती है। जिन किसानों को मक्का बोए हुए 55 से 60 दिन का समय हो गया है, वो अब दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन बाद, चौथी 110 से 115 दिन पर और पांचवी 120 से 125 दिन पर होगी। इसके अलावा मक्का को समय समय पर निकाई की भी जरूरत होती है। रबी मक्का में पहली निकाई हो चुकी होगी, यानी अब आपको दूसरी निकाई करनी है। अगर आप अपनी फसल से हरे भुट्टे लेना चाहते हैं तो रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, और ये भी ध्यान रखें कि गुल्लियों की तुड़ाई के समय ऊपरी परत को नहीं हटाना है। ऐसा करने से दाने जल्द खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। रबी मौसम में 1-2 दिन छोड़कर गुल्लियों की तुड़ाई करें। मक्का में दीमक का खतरा होता है। वैसे तो बोने से पहले आखिरी जुताई के समय रासायनिक रूप से इसका प्रबंधन किया जाता है, लेकिन कई बार खड़ी फसल में भी दीमक लग जाती है। वैज्ञानिक सलाह से इसका निदान आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा माहू और बालदार कीट भी लग जाता है। बालदार कीट की गिडारें पत्तियों को बहुत तेजी से खाती हैं, जबकि माहू शिशु और प्रौढ़ पत्तियों की सतह का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। कीटों के अलावा रबी मक्का को झुलसा और गुलाबी उकठा जैसे रोग भी लगते हैं। इन सब का उपचार भी किसी विशेषज्ञ की सलाह से किया जा सकता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट AI कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? A. व्यापारिक खेती, B. सिंचित खेती, C. पारिस्थितिकी खेती, D. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है C. पारिस्थितिकी खेती। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे मिश्रित खेती के बारे में। हमारे वो किसान जो कि मिश्रित खेती कर रहे हैं, उन्हें इससे अच्छा लाभ हो रहा है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे किसान से जो कि मिश्रित खेती कर काफ़ी लाभ कमा रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मिश्रित खेती के कई तरह के लाभ हैं।
एक तो ये कि मिट्टी की सेहत बेहतर होती है और साथ ही किसानों के पास फसलों के कई विकल्प भी मौजूद रहते हैं, जिससे उनका रिस्क भी घटता है। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं मिश्रित खेती और कैसे हमारे किसान बन गए हैं आज के हमारे कामयाब किसान। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। फार्मिंग इंडिया में आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। आइए जानते हैं क्या जानकारियां हैं आज उनके पास आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इस समय टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं।
साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। बैंगन की रोपाई करें। अभी भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें। किसान लौकी की रोपाई कर लें। इस समय मशरूम के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान सेब के बागानों में खाद डालें। उत्तर प्रदेश में धान की बुवाई करें। किसान मक्के की बुवाई कर लें। यहां उड़द की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुवाई के लिए समय उचित है। वहीं भिंडी की बुवाई करते रहें। इसी तरह लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लौकी भी बोएं। किसान खीरे की बुवाई करें। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई कर लें। इस समय पपीते के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान अभी तोरई की बुवाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान करेले की बुवाई करते रहें। वहां कद्दू की बुवाई कर लें। इसके अलावा अंगूर के बागों में सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में अब आपको जानकारी देंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जो कि अब स्कूली छात्रों के लिए भी शुरू किया गया है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे स्कूली छात्रों को बताया जा रहा है कि कैसे मिट्टी की जांच कर उसके पोषक तत्वों को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इसमें हमारे स्कूली छात्र भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि
उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, आप समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं? बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आप अपने सुझाव के साथ सवाल भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और ऐसी ही नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।